हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो कल इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। मेरे जहन से ये बात निकल गई थी कि कल जो फील्ड पर हुआ मैथ्यू वेड और मार्क वुड के बीच में, वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब यही अगर कोई हरकत या यही कोई करतूत अगर इंडियन करता है या कोई काली चमड़ी वाले लोग करते हैं तो उसके ऊपर रेसिज्म उठाया जाता है, उसके ऊपर आप कटाक्ष करते हो, आप बिहेवियर के ऊपर बात करना चालू कर देते हो, आप थीसिस लिखना चालू कर देते हो, आप कल्चर के ऊपर बात करना चालू कर देते हो। लेकिन जब चोर और चोर मौसेरे भाई जब दोनों मिल जाते हैं तब वहां पर कोई भी बात नहीं होती है। मैथ्यू वेड भी गोरे और आपके मार्क वुड भी गोरे। जहां पर गोरे की बात आ जाती है वहां पर उसको बात को ना चुपचाप से दबा दिया जाता है। लेकिन जो कल एक्ट किया था मैथ्यू वेड ने स्पेशली जब शॉट्स मारने के बाद और उनको कैच पकड़ने से रोका मार्क वुड को, वो बहुत ही निंदनीय बात है। क्रिकेट में इसकी कोई जगह नहीं है। मैं हमेशा से चीख चीख के बोलता हूं कि जब ये काम गोरे करते हैं ना तो वो सोफिस्टिकेटेड मैनर में उसको दबा दिया जाता है। लेकिन जब यही कोई काम अगर जानबूझ करके भी या गलती से भी हो जाता है ना हमारे एशियन ब्लॉक के प्लेयर से या फिर इंडियन से या पाकिस्तानी से या फिर आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों से अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसके ऊपर इतनी लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, इतने लोग आपके समझाने चले आते हैं कि उसका कोई गिनती नहीं होता। कहाँ है माइकल वॉन? वेयर इज ही? जो वो प्रीच कर रहे थे जब दीप्ति शर्मा ने मैनकेट करवाया था। तो भाई मैनकेट का तो रूल खुद आईसीसी ने बनाया ना, उसके बाद उसने मैनकेट किया। लेकिन ये रूल तो किसी ने नहीं बनाया ना कि जब कैच अगर कोई आप पकड़ने जा रहे हो तो उसको रोक दिया जाए। ये कब कब समझोगे आप और कब तक ये चीजें बर्दाश्त होती रहेंगी? मैं हेड्स ऑफ करता हूं आपके जॉस बटलर को कि उसने अपील नहीं की आउट की, क्योंकि उसको पता था कि ये सीरीज का पहला मैच है और हम पहला मैच में ही अगर ये सब बवाल करेंगे तो हमारा को बहुत मुश्किल हो जाएगी क्राउड को बिहेव करना और क्राउड को कंट्रोल करने में। तो ये सारी चीजें बकवास है, पैथेटिक है। मैं तो अब इंग्लैंड टीम से बोलूंगा कि बॉस आप कंप्लेंट करो इस चीज के लिए। दूसरों को जबान देना बहुत आता है, दूसरों के बारे में सिखाना बहुत आता है, लेकिन जब खुद के बारे में पड़ जाती है तब कुछ कोई किसी सबके मुंह में दही जम जाएगी। ये बात उठाना बहुत जरूरी था कि आप दूसरे को प्रीच करते हो, खुद पहले आप प्रीच करवाओ। ब्रेन फेड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया वालों का। तो कभी हमारा हमको पता नहीं था, हमको रूल नहीं पता, हम शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ऋषभ पंत का मार्क गार्ड उन्होंने स्टीव स्मिथ ने खराब किया था, मैं शैडो प्रैक्टिस कर रहा हूं। यार शैडो प्रैक्टिस आप अपने टाइम अपने बैटिंग के समय में करिए, दूसरे के समय में क्यों कर रहे हो? रेसिज्म टॉन्ट मारे जाते हैं, ढक्कन फेंक के मारा जाता है इंडियन प्लेयर्स को जब वो ग्राउंड में फील्डिंग करी जाती है। ये सारी चीजें खुद आप लोग लेकर आते हो और फिर बाद में दूसरों को बदनाम करते हो कि हमें ऐसा बोला जाता है और हमें वैसा बोला जाता है। लर्न सम मैनर्स, लर्न सम एथिक्स, लर्न सम स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। यार आप इतने अच्छे खेल के आए हो, आपने पाकिस्तान को हराया T20 वर्ल्ड कप में। मैथ्यू वेड साहब इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया। आप इंडिया में आए, अभी वहां पे भी आपने एक मैच सिंगल हैंडेडली जिताया, उसके बाद अब ये करतूत कर रहे हो। यार दिस वोंट बी टॉलरेटेड एट ऑल। क्रिकेट में इस सब चीजों की कोई जगह नहीं है। हाँ, गलती से हो रहा है, मैं मान रहा हूं। यार आप तो पूरा साफ दिख रहा है कि आप उसे रोक रहे हो, उसको पुश बिहाइंड कर रहे हो कि आप वो वहां तक ना पहुंच पाए कैच लेने के लिए। कुछ भी आप कर देते हो, कुछ भी हो जाता है और सब कुछ शांत कर दिया जाता है धीरे से। ये मैटर को शांत नहीं होने देने, मैं सभी से अपील करूंगा सोशल मीडिया में, इसे आप राइज करें। जब तक कि ये लोग पनिश नहीं होंगे ना, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलती कर दी है। उसको लगता है कि मैंने जाने में हो गया, गलती से हो गया मेरे से, मैं इतना बड़ा क्राइम नहीं है, इतना बड़ा ये नहीं है। क्या इश्यू है क्या नहीं है, इसको आप सॉर्ट आउट करिए प्लीज, और दूसरों को ज्ञान देना बंद करिए। आप अपने मैटर को शांत रखना चाहते हैं, शांत रखिए, लेकिन दूसरे के मैटर को भी शांत रखिए उसी तरीके से। वहां पर आपको बोलने का और कुछ करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी कुछ भी आप बोलकर निकल जाते हो। सेम ऑन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड सेम ऑन मैथ्यू वेड। तो चलिए बहरहाल दूसरे खबरों की ओर चलते हैं। ये बात करना बहुत जरूरी था, भड़ास थी, निकल गई। लेकिन अब नॉर्मल क्रिकेट की ओर बात करते हैं। इंडिया ने आज
अपना पर्थ में वॉका की पिच पे प्रैक्टिस मैच खेला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर इंडिया ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 158 रन बनाया। अगेन द ओपनर्स हैज फेल्ड, और इस मैच में आपके विराट कोहली और केएल राहुल ने मैच में शिरकत नहीं की। उनके जगह पर, केएल राहुल की जगह पर आपके बैटिंग करने आए ऋषभ पंत, और विराट कोहली की जगह पर आए थे आपके दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा ने काफी अच्छी इनिंग खेली, एग्रेसिव इनिंग खेली। उन्होंने तकरीबन 14 बॉलों पर 22 रन बनाए, लेकिन आपके वंस अगेन रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ये दोनों फेल हुए। ऋषभ पंत ने तो इनफैक्ट आपके 15-16 बॉल खेल करके 9 रन सिर्फ बनाए थे। रोहित शर्मा ने 4 गेंदें खेल करके 3 रन बनाए महज। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। रन ऊपर से आने बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहां पर ऊपर से अगर रन नहीं आए तो नीचे फिर कितने भी रन बना लो, 150 160 से ऊपर आप नहीं जा पाओगे। ये मैंने देखा हुआ है और ये चीज आप मान लो। अगर ऊपर से रन बनते हैं तो नीचे तक आपका मोमेंटम चलेगा, और वो 170 165 180 विनिंग टोटल होती है। यहाँ पे 180 चेस करना इस सब ऑस्ट्रेलिया पिच में बहुत मुश्किल है, अगर आपके पास कंफर्टेबल बॉलिंग अटैक है तो। अगर आपके पास वही नॉर्मल डिबली डॉबली बॉलर है तो फिर 180 क्या 190 भी यहाँ पे सेफ नहीं होगा। ग्राउंड्स बड़े हैं, गैप्स आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और रन फॉर द मनी यहाँ पे होती है। अगर जो अपने स्टॉट्स खेला है उसका फुल वैल्यू मिलता है, वर्थ मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर पिचेस में प्लेयर्स जो ऑन द राइज खेलते हैं, या फिर प्लेयर्स जो अपने पंचेस लगाते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। जो कट एंड पुल्स पर निर्भर होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होंगे इन सब पिचेस पे। तो इंडिया ने नीचे डाउन द ऑर्डर पे रन आए जरूर, आपके सूर्य कुमार यादव से अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने। उनको कोई मैटर नहीं करता है कि वो पिच कैसी है, कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है। वो अपना नेचुरल अटैक खेलते हैं और नेचुरल गेम खेलते हैं। एक फ्लैम्बॉयंस क्रिकेटर है वो, और मैं मैनेजमेंट से यही दरखास्त करूंगा कि उनको उनका नेचुरल गेम खेलने दो। आप उनको बैट्समैन बनाने के लिए मत जाओ कि हाँ आपका 3 विकेट गिर गई है तो आप रोक के खेलो, संभल के खेलो। वो जिस तरीके से खेलता है ना उसको खेलने दो आप। उसके बाद देखो आपकी वो कहां से कहां तक लेकर चला जाता है। क्योंकि वो एक बैट्समैन जब खुल जाता है ना तो फिर नीचे वाले भी खुलना चालू हो जाते हैं और नीचे वाले भी मारना चालू, क्योंकि आपके पास उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं जो कि इनिंग को बिल्ड भी कर सकता है और तेजी से और डबल तेजी से मार सकता है। तो इस तरीके के प्लेयर्स को आपको रोकना नहीं है। इस प्लेयर को आप बोलो कि बॉस आप अपना अटैकिंग गेम खेलो, इधर क्या हो रहा है, दूसरे एंड से विकेट गिर रही है कि नहीं गिर रही उसको आप छोड़ दो। आप अपने एंड पे, मतलब अगर आप पिच पर मौजूद हैं तो बॉस हमें 30 बॉलों पर 50 रन वाली इनिंग चाहिए होगी आपसे, तभी उसका मतलब है। तो अक्षर पटेल ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ आजमाया और एक छक्का मारा। कुछ 5 बॉलों पर 10 रन के आसपास उन्होंने 5-6 बॉलों पर 10 रन बनाया। डीके यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 23 गेंदों पर आपके 19 रन ही बनाए। लेकिन अभी ये उनका प्रैक्टिस मैच चल रहा है, अभी उनको सेशन चल रहा है, अभी वो से आपका अडेप्ट कर रहे हैं पिच के ऊपर, आपके कंडीशंस के ऊपर, तो ये सब चलता है। लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन है आज वो बॉस अर्शदीप है। मैं आपको ये बॉलर चीख चीख कर बोल रहा हूँ कि ये वो बॉलर है इंडिया का, ये अगला जसप्रीत बुमराह बनने लायक है कि ये आपको तीनों फॉर्मेट में सर्व करेगा, वनडे में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी। क्योंकि इसके पास जो रॉ टैलेंट है ना वो बहुत कम लोगों को दिखता है। ये सिर्फ अभी इसको आप T20 में यूज कर रहे हो क्योंकि आप इसके पास अटैक भी, इसके पास आपका डेथ बॉलिंग भी कर सकता है, ये आपको क्या बोलते हैं यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। तो इसके पास हर हथियार है। लेकिन जो इसका स्विंग है, अभी इसका स्विंग लोगों ने देखा नहीं है। जब आप देखोगे इसका नेचुरल स्विंग, क्योंकि मैं इसको अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूं, तो इसको मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। ये आपका आने वाला जसप्रीत बुमराह बनेगा कि जैसे जसप्रीत बुमराह T20 से वनडे में आया, वनडे से टेस्ट में आया, उसी तरह से इसका ट्रांजिशन होगा और ये एक बेहतरीन बॉलर बनेगा। इंडिया को लेफ्ट आर्मर स्पेशली जहीर खान और आशीष नेहरा के जाने के बाद से कभी भी कोई मिला नहीं। इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सर्च किया। आपके बरिंदर सरान कभी बीच में आ जाते थे, तो कभी RP सिंह आ गए, कभी इरफान पठान आ गए, लेकिन जो कंसिस्टेंट होने चाहिए वो कंसिस्टेंट इंडिया को नहीं मिला लेफ्ट हैंडर पे। तो यहाँ पर आपके जब अर्शदीप को मौका मिलेगा तो वो जरूर आपका निभा के देगा। और उसने जो बॉलिंग की है आज बॉस, 3 ओवर में आपके 6 रन दे करके 3 विकेट निकालना, उसमें से भी एक मेडन फेंका उसने, ये काबिले तारीफ है। वो भी ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, ये हल्की मत आपकी है उसको। इनके पास एस्टन अगर थे,
कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे। उसके बाद इनके पास बॉलर्स में तो डीआरसी शॉट तो बैट्समैन इनके, लेकिन वो बॉलिंग भी करते, तो डीआरसी शॉट्स भी इस मैच में थे, 3 हो गए। चौथे आपके बेरेंडोर्फ हो गए, 5वें आपके झाई रिचर्डसन हो गए, और आपके 7वें आपके एंड्रू टाई हो गए। तो ये 6-7 प्लेयर जो थे ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके हैं, तो ये उस तरीके की टीम थी। वहां पर इन्होंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने डाउन एंड आउट कर दिया था, मतलब कि 12 रन देकर के 4 विकेट इन्होंने निकाल दिया था इंडियन टीम ने। उसके बाद 57 पे 5 हुए, 116 पे आपके 6 हुए, 119 पे 7 हो गए, मतलब 18 ओवर में 119 पे 7 थे, लेकिन वहां पे फिर 19वें ओवर में स्कोर गया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने 145 तक पहुंचाया और 13 रन से इंडिया ने जीता। इंडिया कंफर्टेबली जीत रहा था। लोग ये बोलते रहेंगे कि हाँ 13 रन महज 13 रन से जीता, महज 13 रन से जीता, लेकिन इंडिया बहुत पहले ही जीत चुका था। जब आप 119 रन पे 7 विकेट गिरा चुके हैं और 18 ओवर आपका खत्म हो चुका है, तो मैच आपका वहीं पे खत्म हो चुका है। बस महज औपचारिकता निभाई जा रही है। वो रन बन गए लास्ट में, वो अलग मैटर है, लेकिन इंडिया ने वहीं पे डाउन एंड आउट कर दिया था उनको ऑलमोस्ट। तो जो ये आज का जो परफॉर्मेंस है इंडिया का बैटिंग वाइज, सूर्य कुमार यादव एंड आपके दीपक हुड्डा, आज उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल किया। लोग क्राउड भी आए थे देखने के लिए। लोगों का शौक था कि हम केएल राहुल और विराट कोहली को भी देखेंगे मैच में, लेकिन वो लोग आज पार्टिसिपेट नहीं किए, मायूस होकर के गए क्राउड वाले। लेकिन ऐसा होता रहता है, कोहली नेक्स्ट मैच में जरूर खेलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जब भी होगा उस पर वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो उनको भी टच, ये सब टच एंड आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को आपको खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि उनका टच एक बार चला जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको रिकवर करने में, या फिर उनको वो फ्लैम्बॉयंस लाने में। तो ये मैच जो था ये बहुत ही औसम मैच था इंडिया के प्रैक्टिस के लिए। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाई, और 6-7 ऐसे प्लेयर्स थे जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। उनके सामने आप इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हो, और अर्शदीप ने जो परफॉर्म की है, आपके युजवेंद्र चहल ने जो परफॉर्म की है, वो काबिल तारीफ थी। चहल ने 4 ओवर में 15 रन देकर के 2 विकेट लिए। अक्षर ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 23 रन दिए। भुवी ने यहाँ पर कमाल का बॉलिंग किया। भुवी ने यहाँ पर 4 ओवर में 26 रन दिए और 2 विकेट निकाले। लेकिन जो डिसअपॉइंटेड थे वो हर्षल पटेल थे। हर्षल पटेल अभी ये फर्स्ट टाइम उनका टूर है ऑस्ट्रेलिया में, तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल करेंगे। हर्षल पटेल एक्चुअल में ना इस टाइप के बॉलर हैं कि जहाँ पर वो पिच जो फंस के आता है, पिच जो जहाँ पे लो एंड स्लो होती है, वहाँ पर आप स्लोअर वंस करते हैं, ऑफ कटर, इन कटर, आउट कटर करते हैं, लेग कटर करते हैं, तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जहाँ पे बाउंसी पिचेस होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा पेस को आपको वेरी करना पड़ेगा, पेस एंड स्विंग के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो यहाँ पर चलाकियाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपको हर्षल पटेल को सीखना होगा कि किस तरीके से और किस लाइन पे बॉल करना। यहाँ पे आपको उमेश यादव जैसा बॉलर बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि उसको बॉल जो राइज होती है ना वो कमाल की होती है। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध कृष्णा को बोलूँगा, यहाँ पर वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सीखेंगे धीरे धीरे, और जब हर्षल पटेल अपने फुल फॉर्म में आएंगे तब मैच विनिंग एफर्ट्स भी दिखाएंगे। सबसे अच्छी मजेदार बात मुझे ये लगी कि टीम इंडिया ने वो बैक करते हुए चले आ रहे हैं, और उनको ये समझा दिया गया कि बॉस आप ही हमारे थर्ड सीमर होंगे ऑप्शन। चौथा यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की आज के मैच में, लेकिन तीसरे जो स्पिनर होंगे, तीसरे जो स्टीमर होंगे वो हर्षल पटेल ही होंगे। टीम मैनेजमेंट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि हम आपको पूरा बैक करेंगे, आप परफॉर्मेंस दीजिए, ये जो रन्स हैं, ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। हम इन सबको आगे बढ़ करके हम मैच की ओर देख रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की ओर देख रहे हैं। तो हर्षल पटेल को बैक किया जा रहा है, लेकिन हर्षल पटेल को भी डिलीवर करना होगा। ये नहीं कि आपको बैक किया जा रहा है और आप हर बार फ्लॉप होते जा रहे हैं और हर बार फेल होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेंगी। अगर यहाँ से टीम इंडिया अगर ये सीरीज़ नहीं जीत पाती है और हर्षल पटेल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो मैं लिख के देता हूँ हर्षल पटेल दोबारा टीम में कभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास उस तरीके के बॉलर्स हैं जो और भी इससे अच्छा पोटेंशियल रखते हैं और भी इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, सामी आ जाएंगे, तो फिर कहाँ इनको मौका मिलेगा? हर्षल पटेल को फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा हर्षल पटेल को कि भाई आपको मौका मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज करो। कल का ऐसे ही मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था पृथ्वी शॉ का कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरे को फिर भी टीम में जगह नहीं मिल रही है। बॉस, आप जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब भी आपको टीम में मौका मिल रहा था, उस समय आपको दोनों हाथों से ग्रैब्स करना था।
आप कितने मौका आपको मिला यार, आप कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया आपको मौका दिए जा रहा था। उस समय तो आपने कभी भी शिकायत नहीं किया कि बॉस मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बाद मेरे को क्यों मौका दिया जा रहा है। अभी आपको और रगड़ा खाना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई है। कंपटीशन अगर जितना हाई होगा उसको आपको उतना अच्छा परफॉर्म करना होगा। आप सरफराज खान को देखिए, कंसिस्टेंट 2 साल से वो रणजी में स्कोर किया जा रहा है। आपको लगता है आपको स्टार्टिंग में ही इतना फेम नेम और मिल गया था, एमआरएफ के आपको ब्रांड एम्बेसडर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गए थे, तो आप सोच रहे थे कि भाई अगला सचिन तेंदुलकर मैं ही हूं। ऐसा नहीं होता। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिसको इस तरीके की बैकिंग मिलती है। वरना आपको खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको बार बार सिलेक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि बॉस मैंने कुछ स्कोर किया, आप आओ और देख लो। ये नहीं कि एक ही बार खेला, एक ही सीजन खेला और उसके बाद फिर फ्लॉप हो गया। आपको आईपीएल में कितने मौके मिले यार, कंसिस्टेंट नहीं हो आप 1 से लेकर के 30 रन बहुत तेजी से बनाते हो, लेकिन 30 से 40-45 बनाने में फिर आप 10-15 बॉल बर्बाद कर देते हो, और फिर जब पावर प्ले खत्म हो जाता है तो फिर आप आड़े तिरछे शॉट खेल करके, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हो जाते हो। ये आपका सबसे बड़ा कमी है। ये आपको आईपीएल में दिखाना पड़ेगा आकर के, अभी जो ये होने वाला है अप्रैल और मई में जो होगी। तो यहां पर आपको कंप्लेंट मत करिए, आप सिर झुकाइए और परफॉर्म करिए। बहुत मौका मिला था आपको भी, उस समय आप शिकायत नहीं कर रहे थे कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे को क्यों मौका मिले जा रहा है खेलने के लिए। तो इस तरीके की बातें ना किया जाए, सर झुकाइए, मेहनत करिए, काम करिए, वापस आएंगे। क्यों नहीं मौका मिलेगा यार, किसको नहीं मौका मिलेगा। यहाँ पे आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मयंक अग्रवाल ने करके रखा हुआ है, उसके बाद भी वो टीम में से बाहर है। टेस्ट में मयंक अग्रवाल ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है मौका। ये चीजें आपको देखनी होंगी। चलिए हम बहरहाल दूसरी ओर बात करते हैं। कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड और डिसाइडर मैच है, दिल्ली में मैच होने वाला है। और दिल्ली में खुशनुमा बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत यहाँ पे लुभावना है और बहुत ठंडा ठंड यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर बारिश निकल नहीं होती है तो यहाँ पर सीम एंड स्विंग को बहुत फेवर करेगा पिच पर। आपके स्पेशली रबाडा, नोकिया, वेन पार्नेल, इनको बहुत अच्छा कल बॉल बाउंस और कैरी और स्विंग मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया को ये चीज़ें से देखनी पड़ेगी कि इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया तो कल सेम स्क्वाड के साथ जा रहा है और विनिंग मोमेंटम और विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़खानी नहीं करेगी टीम इंडिया। सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे वो लोग। साउथ अफ्रीका यहाँ पे 2 चेंजेस कर सकता है। लास्ट मैच में जैसा देखा गया कि आपके बावुमा जो उनके कैप्टन थे, उनको माइल्ड इन्फेक्शन था, उसकी वजह से वो नहीं खेले। अगर वो रिकवर हो गए तो वो स्ट्रेट इन टीम में आएंगे और आपके रिजा हेंड्रिक्स की जगह पर वो खेलने आएंगे। और अगर उसके बाद तबरेज शामसी हैं, वो भी, उनको भी थोड़ी सी निगल और थोड़ी सी इंजरी का कंसर्न था, वो अगर फिट होते हैं तो फिर वो फॉर्च्यून की जगह पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा उनका। कल का मैच डिसाइडर है। कल का मैच पे बहुत कुछ निर्भर करता है, यंग इंडिया किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से खेलती है। मेरा हिसाब से तो दिल्ली के पिच पे आपको टॉस जीतना चाहिए। टॉस जीत करके आप बॉलिंग लीजिए। बॉलिंग लेंगे तो कल का पिच कैसा है, मिजाज कैसा है, बॉल स्विंग हो रहा है, कैरी हो रहा है, तो उसका फर्स्ट मॉइस्चर है पिच पे, तो उसका एडवांटेज लीजिए और बॉलिंग से आप उनको रिस्ट्रिक्ट करिए। उसके बाद आप चेस पे जाइए। ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ये इंग्रेडिएंट अगर है तो कल वो टीम जरूर जीतेगी जो फर्स्ट बॉलिंग कर रही है। अगर कल का मैच होता है, क्योंकि बारिश यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से रुक नहीं रही है, बारिश कंटिन्यूअस हो रही है, और बारिश अगर यहाँ पे होती है तो फिर ये मैच वाइट वॉश होगा, मैच ये वॉश आउट होगा और सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगा। हम लोग चूक जाएंगे सीरीज डिसाइडर देखने के लिए। तो प्रे करिए कि बारिश कल रुके, मैच पूरा हो और टीम इंडिया मैच जीते, मैच के साथ साथ सीरीज जीते, ट्रॉफी जीते और यंग इंडिया अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको स्काई रॉकेट और स्काई हाई करे। इस मैच के बाद बहुत सारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने रणजी ट्रॉफी, अपने अपने T20 जो कंपटीशन होने वाला है, जो लोकल कंपटीशन होने वाला है, उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। डोमेस्टिक T20 इवेंट पे तो बहुत सारे प्लेयर्स चले जाएंगे। कुछ प्लेयर्स आपके साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाएंगे। साउथ अफ्रीका जो है वो यहाँ से सीधा अपना फ्लाइट पकड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया टूर करेगी। जो उनके मैचेस हैं, प्रैक्टिस मैचेस और जो उनको खेलना है वो तैयारियों के लिए, वर्ल्ड कप के लिए वो वहाँ पे वापस जाएंगी।
तो कल का मैच देखते हैं कल कैसा होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये सबको इंतजार होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मैच है, जो ट्राई सीरीज कंपटीशन रखा गया है फॉर द वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए। तो कल पाकिस्तान को यहाँ पर जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक बार किसी के साथ जीत जाते हो ना, जब एक बार आप किसी के साथ जीत जाते हो तो आपको ये लगता है कि ये फ्लूक में जीत गए थे। तो उस फ्लूक को बचने के लिए आपको कंटिन्यूअस जीतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को यहाँ पर कल उसी तरीके का परफॉर्म करना है, उसी तरीके से परफॉर्मेंस देनी है कि जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिया था। न्यूजीलैंड को फर्स्ट बैटिंग कराइए, रिस्ट्रिक्ट करिए और उसके बाद चेस राउंड कर दीजिए। न्यूजीलैंड कल लोकी फर्गुसन के साथ डेफिनेटली उतरेगा और फुल बॉलिंग अटैक कल न्यूजीलैंड की रहेगी। मेरे ख्याल से जो टिकनर थे उनको विराम मिलेगा और बोल्ट, सऊदी एंड लोकी फर्गुसन, सोडी, ये सारे कल मैच में खेलेंगे और मेरे ख्याल से मार्टिन गप्टिल भी वापसी करेंगे। तो कल का मैच बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हारती है ना तो लोग फिर यही बोलेंगे तुक्के में जीत गए, फ्लूक में जीत गए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको इसीलिए बोला जाता है कि कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो लोग आपको सीरियस लेना चालू करते हैं। नहीं तो यही बोलेंगे यार उसका अच्छा दिन था तो वो हिट कर दिया, मार के निकल गया, जीत गया मैच। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में कंसिस्टेंटली मारो, कंसिस्टेंटली जीतो, तब आपका नाम होगा। इंडियन टीम भी पहले जाती थी, जीत जाती थी, लेकिन जब MS धोनी कैप्टन बने कंसिस्टेंटली उन्होंने हराया। मतलब अगर बायलेटरल, मैं रेयरली बता रहा हूं, कोई भी बायलेटरल मैच हो रहा है, इतनी भी बड़ी टीम हो, इंडिया टीम 4-1, 5-2 इस तरीके से जीतती थी कि वन साइडेड सीरीज जीती है वो। तो ये चीज होनी चाहिए। कंसिस्टेंट जब तक आप नहीं बनोगे, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। लोग यही बोलेंगे फ्लूक था, तुक्के में निकल गई, दिन अच्छा था, खेल लिया, नहीं अच्छा है, आज देख लिया कि बॉस ये तो पिटने वाले बॉलर्स हैं, ये तो पिटने वाले बैट्समैन है यार, उस दिन तुक्का चल गया तो चल गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कल अच्छा से पाकिस्तान को कंसिस्टेंट होकर के जीतना है, खेलना है और सीरीज़ के फाइनल पे पहुंचना है, ताकि वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और फाइनल जीतें। उसके बाद वो वर्ल्ड T20 में जाएंगे तो उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उनका एक अलग ही रुतबा होगा और लोग उनको सीरियस लेंगे। वरना यही होगा कि यार टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जब आप जीतते रहते हो ना तो ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं आपकी। इसीलिए जीतना जरूरी है। जीतना एक आदत है, उस आदत को आप जितना लंबे समय तक बरकरार रखोगे ना, उतना आप टॉप पर रहोगे। रॉजर फेडरर को देखो, कब से वो जीतता चला आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। राफेल नडाल को देखो, जोकोविच को देखो, जीतते चल। जीतना एक आदत है यार, ये आप आदत को नहीं सीखोगे बर्बाद हो जाओगे। तो बहरहाल दूसरी खबर की ओर चलते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो सीरीज है वो कंफर्म कर दी गई है पाकिस्तान बोर्ड के द्वारा, और ये जो सीरीज है ये 2 फेजेस में खेले जाएंगे। पहले फेज में आपके दिसंबर और जनवरी के मंथ में आपके 2 टेस्ट और 3 ODI खेले जाएंगे। जो टेस्ट है वो टेस्ट चैंपियनशिप के पार्ट होंगी। जो ODI मैचेस है वो सुपर आपके जो ODI सुपर ODI के जो पार्ट होंगे उसके तहत खेले जाएंगे। जो टेस्ट है वो आपका पहला टेस्ट तो कराची में होगा, दूसरा टेस्ट मुल्तान में होगा, और जो तीनों ODIs हैं वो वापस फिर से कराची में आपके खेले जाएंगे। तो ये पहला फेज आपका कंप्लीट होगा दिसंबर और जनवरी में। उसके बाद पाकिस्तान की PSL चालू हो जाएगी और न्यूजीलैंड भी अपने घर रवाना हो जाएंगे। फिर दोबारा चरण जब चालू होगा वो आपका होगा अप्रैल और मई में, जहां पर 5 T20Is और 5 ODIs खेले जाएंगे। ये आपका IPL के भी टाइम इसी समय होगा। तो देखना ये है कि जो उस समय टीम आती है वो किस तरीके की होती है। अगर फुल स्क्वाड आती है तब तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है फुल स्क्वाड तो फिर IPL खेलने अगर चले जाते हैं उनके प्लेयर्स तो फिर से पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ेगा कि पूरी स्ट्रेंथ नहीं खेली न्यूजीलैंड की, हाफ हार्टेड टीम आई, B टीम, C टीम आई और वो लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो ये जो सेकंड फेज का जो मैचेस है वो एक तरह से कंपनसेशन दिया गया है। जो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी और बिना मैच खेले चली गई थी ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, और बहुत बदनामी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि टीम आने के बाद वापस चली गई बिना मैच खेले, बिना ग्राउंड पर उतरे।
तो वो उसका कंपनसेशन पार्ट दिया गया है कि 5 ओडीआई होंगे और 5 T20 खेले जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपका देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पांचों T20 है उसमें से 4 आपके कराची में खेले जाएंगे और 1 लाहौर में खेला जाएगा। और जो ओडीआईज होंगे वो आपके 5 में से 3 लाहौर में खेले जाएंगे और 2 रावलपिंडी में होंगे। तो ये टोटल पूरा ओवरऑल सीरीज रखा गया है, कंफर्म किया गया है। और न्यूजीलैंड थर्ड सुपर टीम होगी जो पाकिस्तान टूर कर रही है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो न्यूजीलैंड भी यहाँ पर वापस मतलब न्यूजीलैंड भी यहाँ पर आ चुकी है। साउथ अफ्रीका इस साल पिछले साल ही आई थी। तो ये तरीके से सेना कंट्री पूरी के पूरी पाकिस्तान टूर एंड ट्रैवल कर चुकी होंगी। तो अब देखना होगा कि जो एशियन कंट्रीज है वो भी पाकिस्तान अब आना चालू करेंगी। अब हमें इंतजार है कि इंडिया और पाकिस्तान कब खेलेगी, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी वर्ल्ड कप में ही देखने को मिलता है इंडिया पाकिस्तान का जो फ्लेवर है ना, ये बहुत अनमैचेबल है। इसमें सब कुछ है। हम 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में एक बार मैच खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स पे, उसके बाद हमारा कोई मुलाकात नहीं होता, कभी भी हम कुछ नहीं खेलते। तो ये भ्रम लोगों को हमेशा रहता है कि इंडिया अच्छा खेलती है या फिर पाकिस्तान अच्छा खेलती है, विच इज़ द सुपर पावर फोर्स। हम इंडियंस हैं तो हम बोलते हैं इंडिया अच्छा खेलती है, पाकिस्तान वाले जो फैंस हैं वो पाकिस्तान वाले को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तक मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सी टीम कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो विद दैट आई कंक्लूड माई दिस एपिसोड। कल के एपिसोड में हम मिलते हैं। कल आपके सारे मैचेस का हम विवरण लेंगे कि कौन किस तरीके से परफॉर्म करता है और कौन किस तरीके से आगे बढ़ता है सीरीज़ में। या तो कल पाकिस्तान जीतती है या फिर न्यूजीलैंड जीतती है। उधर से आपका इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैचेस में जो जीतेगा वो सीरीज़ जीतेगा। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे कल के अपने एपिसोड में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और तब तक आप अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।